क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज हम जो आपका अध्याय 13 है साइंस का हमारा पर्यावरण, इसका भाग 1 अपन ने देख चुके हैं। यानी कि इसका जो आधा चैप्टर है मैंने पिछले वीडियो में कवर करा दिया था। अब हमारा देखेंगे यहाँ से अपना आहार श्रृंखला और आहार जाल से इसकी शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पूरे नोट्स कॉपी में लिखे हुए नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, यहाँ से देख सकते हैं पूरे के पूरे कॉपी में लिखे हुए नोट्स आहार श्रृंखला। ठीक है, इसके बाद में ये आहार जाल आएगा, ये पूरा अंतर है, सब कुछ आपको मिलेगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बिंदु को देखते हैं आहार श्रृंखला। ठीक है, तो देखिए आहार श्रृंखला को समझने के लिए इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, इस चित्र में क्या आपको नजर आ रहा है कि पहला यदि हम बात करें कि पेड़ पौधे, और ये पेड़ पौधों को खाया किसने? हिरन ने खाया। फिर इस हिरन को शेर ने खाया। तो ये पहला ए वाला चित्र हो गया। अब बी वाले को देखिए, यहाँ पर कोई घास फूस है, उस घास फूस को खा रहा है कीट, मतलब उसका फूल है, रस है, तो इसको खा रहा कौन? कीट। उस कीट को कौन खा रहा है? मेंढक। ठीक है, और मेंढक को खा रहा है सांप, और सांप को खा रहा है, ठीक है भैया, जो अपन बोलते हैं उल्लू। ठीक है भैया, इसी तरह यहां पर एक, ठीक है, वनस्पति है, झाड़ की जिसे बोलते हैं अपन। ठीक है, उसको केकड़ा खा रहा है, केकड़े को मछली, और मछली को फिर भुगला। तो यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि जीवों की एक तरह की श्रृंखला अपन दिख रही है। पर लेकिन ये जो श्रृंखला है ये आपकी क्रमिक श्रृंखला है। क्रमिक, क्रमिक का मतलब एक क्रम बाई क्रम। तो इस तरह की श्रृंखला अभी एक दूसरे को आहार ही दे रहे हैं, भोजन ही दे रहे हैं, समझ में आ रहा? एक दूसरे का भोजन ही के रूप में ही तो ग्रहण कर रहे हैं उनको। ठीक है, तो भोजन रूपी ऊर्जा की जीवों में ऐसी श्रृंखला जो कैसी हो? क्रमिक रूपांतरण हो। कैसी हो भैया? कि ऐसी श्रृंखला जिसमें हमें पता चले कि कौन किसको खा रहा है। ठीक है, क्रमिक हो। यदि हम बात करें इस चित्र की, तो इसमें आप बता दीजिए मेरे को कौन किसको खा रहा है। ठीक है, एक बार अपन चले जाएंगे तो जाल में फंस जाएंगे। तो बस इसी को आहार जाल कहते हैं, जब जाल में फंस जाओ कि समझ में नहीं आए कौन किसको खा रहा है। लेकिन जब क्लियर क्लियर नजर आए कि कौन किसको खा रहा है, तो वो रहती है आपकी आहार श्रृंखला। यदि अपन परिभाषा की बात करें, ठीक है बच्चों, परिभाषा की बात करें तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है। देखिए मैं लिखता हूं, समझ में आएगी। भोजन रूपी ऊर्जा की जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला, क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला आहार कहलाती है। यानी कि भोजन रूपी ऊर्जा की जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला। यदि हम सिंपल सी बात करें तो हम कहेंगे यहां से कि जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला को ही आहार श्रृंखला कहते हैं। किसे कहते हैं आहार श्रृंखला? कि जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला को ही अपन आहार श्रृंखला कहेंगे। अब ये जो क्रमिक श्रृंखला है वो किस रूप की है? तो भोजन रूपी ऊर्जा की है। तो परिभाषा अपन पूरी लिख सकते हैं कि भोजन रूपी ऊर्जा की जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला को अपन कहेंगे, ठीक है भैया, क्या कहेंगे? ठीक है, उसे कहेंगे अपन आहार श्रृंखला।
ठीक है भैया, तो ये आहार श्रृंखला समझ में आ गया है। अब इस आहार श्रृंखला में क्या रहता है कि चरण रहते हैं। जैसे ये प्रथम चरण है, ये प्रथम चरण है। उसके बाद में दूसरा चरण कौन सा है, हिरण खा रही है। तीसरा चरण क्या है, ठीक है, शेर खा रहा है। तो ये जो चरण है, ये कड़ी है, कड़ी से कड़ी, इस कड़ी से कड़ी को अपन कहते हैं पोषी स्तर। ठीक है, क्या कहते हैं, पोषी स्तर। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना, एक नंबर में पूछता है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या कड़ी क्या कहलाता है, एक पोषी स्तर होता है। एक पोषी, या अपन कह सकते हैं पोषी स्तर कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करें तो यहां से बच्चों आप इस चित्र को देख सकते हैं, पोषी स्तर को, कि सबसे पहले रहते हैं उत्पादक, और उत्पादक को खाने वाले होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, क्या रहता है, सबसे पहला आता है उत्पादक, और उस उत्पादक को खाने वाले कौन कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। यानी इसमें शाकाहारी जीव आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में। आगे बढ़ेंगे तो द्वितीय उपभोक्ता, इसमें मांसाहारी जीव आते हैं। क्या आते हैं, मांसाहारी जीव आते हैं। ठीक है बच्चों, और मांसाहारी जीव के ऊपर आता है तृतीय उपभोक्ता जो सर्वाहारी होता है। ठीक है, तो ये पोषी स्तर का एक स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें तो यहां से आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पूरी चीजें और क्लियर अच्छे से होगी। थोड़ा सा पढ़ते हैं। 13.4 है, उसमें हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई थी जो एक दूसरे को आहार करते हैं। विभिन्न विभिन्न जैविक स्तर पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। जैसे ये चित्र 13.1 में यहाँ पर बताया भी गया है। आहार श्रृंखला यहां से नोट करना है आपको। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण, ठीक है, कड़ी या चरण या कड़ी क्या कहलाता है, आपका पोषी स्तर बनाते हैं। ठीक है, स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है। उत्पादक क्या कहलाएंगे, प्रथम पोषी स्तर। यहां से आप देखोगे तो उत्पादक कौन सा है, प्रथम पोषी स्तर है, और प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा स्तर कहलाएंगे, द्वितीय पोषी स्तर, और द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर। एक आगे बढ़ गया क्योंकि यहां से दूसरे नंबर से प्राथमिक शुरू है, पर अपना पोषी स्तर तो कहां से शुरू हो गया, उत्पादक से। तो उत्पादक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके, ठीक है, प्रथम पोषी स्तर, और प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो द्वितीय पोषी स्तर होते हैं, और द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर होते हैं, और तृतीय उपभोक्ता जो होते हैं वो चौथे नंबर के पोषी स्तर होते हैं। तो इसको पढ़ो आप, यहां से ध्यान से समझ में आएगा कि आहार श्रृंखला का चरण अथवा कड़ी पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है। सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं को लिए उपलब्ध कराते हैं। तो भाई ये लाइन आपकी खास तो है ना, कि मैंने लिख भी ली है कॉपी में, मैं बता दूंगा, आप केवल पढ़ लेते पहले ना। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये शाकाहारी होंगे ना, ये होंगे शाकाहारी। ठीक है भैया, और द्वितीय में आ जाएंगे आपके मांसाहारी। मांसाहारी, और वो आएंगे छोटे मांसाहारी, और तृतीय उपभोक्ता में आ जाएगा आपके बड़े मांसाहारी। ठीक है बच्चों, पढ़ो अब ध्यान से। तो शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता
प्राथमिक प्राथमिक उपभोक्ता जो द्वितीय पोषी स्तर कहलाते हैं, तथा द्वितीय उपभोक्ता और छोटे मांसाहारी, देखो ध्यान से, द्वितीय उपभोक्ता और छोटे मांसाहारी, ठीक है, तीसरे पोषी स्तर कहलाते हैं, तथा बड़े मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता आपका चौथा, मतलब हम बोल सकते हैं चौथे नंबर का, चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। तो यदि आप बात करो तो मैंने बेटा है ना इसको नोट्स में भी तैयार करा लिया है, यहां से देख सकते हैं। हो गया आहार श्रृंखला, और ये यहां तक, ठीक है, और ये चित्र है, ये तो अपन ने इसमें बताई भी दिया है। आगे जब पढ़ोगे, यदि ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, तो मैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए अब डायरेक्टली चल रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ना, एक दिशीय होता है। ये स्टार ना बिल्कुल महत्वपूर्ण तथ्य है कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय होता है। आहार श्रृंखला एक सरल संरचना है। आहार श्रृंखला कैसी संरचना है, एक सरल संरचना है। आहार श्रृंखला जीवों की संख्या कम होती है। आहार श्रृंखला में क्या होती है, जीवों की संख्या कम होती है, ठीक है भैया। तो यहां से अपन देख सकते हैं, ये अपन ने आहार श्रृंखला से संबंधित जो बातें थी, पोषी स्तर क्या होगा, तो उत्पादक, यदि मैं आपसे पूछूं अब यहां तक कि मेरे को बताओ ये उत्पादक जो है कौन सा पोषी स्तर, तो पहले नंबर का, और ये शाकाहारी और प्राथमिक उपभोक्ता तो दूसरा पोषी स्तर है, ये द्वितीय और मांसाहारी वाला ये तीसरे नंबर का पोषी स्तर है, और तृतीय उपभोक्ता और बड़े मांसाहारी जो है वो चौथे नंबर के आपके, ठीक है, पोषी स्तर है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि आहार जाल या खाद्य जाल किसे कहते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यदि अपन बात करें इस चित्र की, तो इस चित्र में आपको नजर आ रहा है कि इसमें आहार श्रृंखला तो है, पर आहार श्रृंखलाएं क्या, बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं मिल गई, ठीक है, बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं परस्पर मिल गई, मिली तो सही पर एक दूसरे में घुस गई, ठीक है। तो जब एक दूसरे के साथ वो मिल गई तो हमें पता नहीं चल रहा भैया कौन किसको खा रहा है, ठीक है। तो ये एक कठिन पथ हो गया। और यदि हम बात करें आहार श्रृंखला की, ठीक है, यदि हम बात करें आहार श्रृंखला की, तो ये थी क्रमिक, ठीक है, क्रम बाय क्रम, और अपने को पता भी चल रहा था कौन किसको खा रहा है, ठीक है। लेकिन जो एक जाल बना यहां पर, किनका जाल है ये, आहार श्रृंखलाओं का ही जाल है, ठीक है। जब अनेक आहार श्रृंखलाएं मिल जाती है और एक जटिल पथ बना देती है, तो इस प्रकार की श्रृंखला को अपन आहार जाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे परिभाषा आप, कि जब, यहां पर लिख देता हूं मैं, जब अनेक आहार श्रृंखला जब अनेक आहार श्रृंखलाएं परस्पर जब अनेक आहार श्रृंखलाएं परस्पर मिल जाती है तथा एक कठिन, या फिर बोल सकते हैं एक जटिल पथ बनाती है, तो एक जाल सा बन जाता है, जिसे ही
आहार जाल कहते हैं। इसे खाद्य जाल भी कहते हैं। समझ में आया आपको कि जब अनेक आहार श्रृंखलाएं मिली और मिलकर उन्होंने जटिल पथ बनाया, और जटिल पथ बनाया तो एक जाल बन गया, और ये जाल ही क्या कहलाया आपका? आहार जाल। ठीक है भैयू, तो आहार जाल किसे कहेंगे? समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये चित्र के माध्यम से आप इसको समझ भी सकते हैं। ठीक है भैयू, तो आहार जाल का तो चित्र तो आता नहीं, केवल परिभाषा परिभाषा इसमें आ जाती है। ठीक है भैया, तो इतनी चीजें क्लियर है। और अपन ने अभी जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आहार श्रृंखला और आहार जाल में अंतर। ठीक है भैया, आहार श्रृंखला और आहार जाल में अंतर बहुत। आहार श्रृंखला और आहार जाल में अंतर अपन अच्छे समझेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही है कि ये जो है ये है आपकी आहार श्रृंखला, जो आपको, ठीक है, जीवों में कृमिक रूपांतरण की श्रृंखला होती है। यानी कि बोल सकते हैं अपन कि भोजन रूपी ऊर्जा का जीवों में कृमिक रूपांतरण की श्रृंखला को अपन आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं पहले। तो पहले नंबर पे तो इनकी परिभाषा आ जाएगी, जो मैंने आपको अच्छे से बता भी दी है पहले। ठीक है, तो भोजन रूपी ऊर्जा का जीवों में कृमिक रूपांतरण की श्रृंखला को ही आहार जो कि मैंने आपको परिभाषा पहले बता भी दी है। ठीक है, इधर आहार जाल की परिभाषा लिख दो कि जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएं या फिर अनेक आहार श्रृंखलाएं जब अनेक आहार श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर एक जटिल पथ बनाती है, तो एक जाल सा बन जाता है, जिसे आहार जाल कहते हैं। तो आहार श्रृंखला और आहार जाल की जो सबसे पहला अंतर है वो तो परिभाषा हो गई, और ये याद भी करनी है आपको, और आती है दो दो नंबर में अलग अलग परिभाषा है ना। अब यदि अपन दूसरी बात करें तो दूसरा जो अंतर है बहुत ही सरल है। देखो, आहार श्रृंखला जो है ना एक सरल संरचना है। कैसी संरचना है? आहार श्रृंखला एक सरल संरचना है। सरल संरचना है।
और आहार जाल एक जटिल संरचना है। जटिल जटिल संरचना है। समझ में आ गया इतना। यदि अपन तीसरे बिंदु की बात करें तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ना एक ही दिशा में होता है। किसमें? आहार श्रृंखला में। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा होता है। और जड़ बिंदु की बात करें अपन तो आहार जाल में इसमें ऊर्जा का प्रवाह अनेक दिशा में होता है। ठीक है भैया, तो 3 अंतर मैंने आपको ये बता दिए। यदि इसमें आप एक अंतर और बताना चाहे तो बता सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि जो आपका आहार श्रृंखला है इसमें सामान्यतः जीवों की जो संख्या होती है वो कम होती है। ठीक है, इसमें सामान्यतः जीवों की संख्या कम होती है और इसमें जीवों की संख्या इसमें जीवों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, और एक और अपन अंतर लिख सकते हैं, पांचवा अंतर, कि इसमें उत्पादक उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता के बीच संबंध सीधी कड़ी के रूप में होता है। सीधी कड़ी के रूप में होता है। और इधर पांचवा बिंदु लिख देंगे, इसमें उत्पादक उपभोक्ता अपघटनकर्ता के बीच संबंध जाल के रूप में होता है। समझ में आ गया आपको? तो ये इतनी चीजें मैंने आपको आहार श्रृंखला और आहार जाल के में बता दी। इन्हें खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल भी कहते हैं, है ना।
तो अपन इसको इंग्लिश में यदि बात करें तो इसके नाम लिख दूं मैं। तो ये अंतर है, इन अंतरों को आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट्स बनाकर तैयार कर लेना। मैं सीरियल बाय सीरियल आपको सारी चीजें बता रहा हूं ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। अब अगला टॉपिक है आपका एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 नंबर में आ जाता है और बहुत ही सिंपल। पूरे का पूरा याद कराऊंगा, वीडियो में आप तो बने रहिएगा बस, है ना। चलिए, तो क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले अपने को 5 डिब्बों की आवश्यकता होगी। कितने डिब्बों की? 5 डिब्बों की आवश्यकता होगी। ये मैंने बनाया आपके सामने पहला डिब्बा, फिर मैंने बना दिया दूसरा डिब्बा, स्केल की सहायता से बना लेना भले आप। फिर बनाएंगे तीसरा डिब्बा, कितने डिब्बे हो गए? 3। 3 के बाद में चौथा डिब्बा बनाएंगे, फिर अंतिम हो जाएगा 5वां डिब्बा। ये मैंने आपके सामने 5 डिब्बे बना दिए। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि सारी चीजें नजर भी आ जाएगी। ये कितने डिब्बे हो गए बेटा? 5 डिब्बे हो गए, है ना। और 5 डिब्बों में ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला जो है वो है आपका सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो देखिए, सबसे पहले डिब्बे में मैंने लिख लिया सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश कौन लेंगे? हरे पौधे लेंगे, यानी कि उत्पादक लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तो उत्पादकों ने क्या लिया? सूर्य का प्रकाश ग्रहण किया, ठीक है। और उत्पादक से कौन लेंगे? उत्पादक से लेंगे शाकाहारी, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्या गाया? पहला सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से उत्पादक, उत्पादक से शाकाहारी, और शाकाहारी से फिर आ जाएगा आपका मांसाहारी, और आ जाएगा अगला अपना शीर्ष मांसाहारी। ठीक है, ये हो गया आपका शीर्ष मांसाहारी। ठीक है बच्चों, बस इसी तरीके से डिब्बा भी बनाना, कॉलम भी आपको। तो ये आपका चित्र हो गया है बेटा। ये आपका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, और कुछ नहीं करना, बढ़िया से इस तरीके से आपको चित्र बना के आ जाना। 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन हो रहा था आपका कि किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशी क्यों होता है। तो देखिए, खाद्य श्रृंखला में पोषण, एक पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर तक हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती रहती है। लिंडेमान के 10% नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा का स्थानांतरित होती है। ठीक है भैया, क्या कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहेगा, और प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा उसके समय ऊर्जा की हानि होगी। लिंडेमान का 10% नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से
दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। इसलिए ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण तथा प्रवाह एक दिशीय होता है तथा उसका चक्रण एवं पुनः चक्रण नहीं होता। चक्रण और पुनः चक्रण नहीं होगा क्योंकि एक ही दिशीय होगा। पोषण श्रृंखला में कोई जीव उत्पादक स्तर के जितने करीब होगा उसे उतनी ही अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो ये कुछ अपन लिख सकते हैं। तो ये यहां तक एक दिशीय होता है, यहां तक आप कर देना बस, ठीक है। यहां पर ठीक है, यहां से इतना ये है तक आप लिख देना। सिंपल है प्रश्न, कभी कभी आप पूछ लेता आपसे, ठीक है, तो इसको आप कर लेना, याद है ना जी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका अपशिष्ट किसे कहते हैं। देखिए अपशिष्ट किसे कहेंगे? किसी पदार्थ का प्राथमिक उपयोग करने के बाद जो शेष बचता है, जैसे आप सब्जी लाए और सब्जी लाने के बाद में उसका उपयोग कर लिया तो उसके छिलके जो बचे, उपयोग करने के बाद छिलके बच गए, अपन ने छिलके छिलके फेंक दिए, तो वो जो बचे छिलके उसी को अपन कहेंगे अपशिष्ट। ठीक है, किसी भी पदार्थ का प्राथमिक उपयोग करने के बाद जो शेष बचता है उसे अपन अपशिष्ट कहते हैं और इसे अवांछनित पदार्थ भी कहते हैं। उदाहरण के लिए घरेलू कचरा, जल अपशिष्ट, ये आपके अपशिष्ट के उदाहरण हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। और अपशिष्ट को कितने वर्गों में बांटा गया है? अपशिष्ट को 2 वर्गों में बांटा गया है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक है बच्चों, अपशिष्ट को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो अपशिष्ट को 2 वर्गों में बांटा गया है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय का मतलब क्या होगा? वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या हो जाते हैं? आसानी से अपघटित हो जाते हैं तथा अपघटन के बाद हानिकारक पदार्थ नहीं बनते। यानी कि जो आसानी से अपघटित तो हो गए तथा अपघटन के बाद वो हानिकारक पदार्थ नहीं बने, वो कहलाएंगे आपके जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। उदाहरण के तौर पर घरेलू अपशिष्ट, मलमूत्र, वहित मल, कृषि एवं जंतु अपशिष्ट। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ समझ में आ गए हैं कि उन पदार्थों को अपन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहेंगे जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से विघटित हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे, ठीक है, तथा हानिकारक पदार्थ नहीं बनाएंगे। उदाहरण के रूप में आपका घरेलू अपशिष्ट मलमूत्र हो गया है, वाहित मल यानी कि टॉयलेट, कृषि और जंतु अपशिष्ट गोबर ओबर। दूसरा इसी का है कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे विभिन्न कृषि रसायन, पॉलीथीन, कृत्रिम रेशे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ में अंतर मैं आपको समझाने वाला हूं। बहुत ही ट्रिकी माध्यम यानी कि ट्रिक के द्वारा आपको समझाऊंगा और सबसे सरल तरीके से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ना। देखिए जैव निम्नीकरणीय पदार्थ इन्हें कहते हैं जो हमारा घरेलू अपशिष्ट होता है, जैसे सब्जी के छिलके, फल के छिलके, ये जो होते हैं ये आपके जैव निम्नीकरणीय होते हैं, जो आसानी से अपघटित हो जाते हैं। अब अपघटित तो हो जाते, किसके द्वारा अपघटित होते हैं? तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। और ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होंगे क्योंकि जैसे पॉलीथीन है, ठीक है, कांच की बोतलें है, ये आपके अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। तो सबसे पहला बिंदु तो ये है कि ये पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं।
और ये पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है भैया, पहला बिंदु समझ में आ गया आपको कि जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं वो आपके आसानी से अपघटित हो जाते हैं और ये आसानी से अपघटित नहीं होते। दूसरा बिंदु, ठीक है, अब जब ये नष्ट हो गए सब्जी के छिलके तो क्या पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे? क्या नहीं करेंगे, है ना। तो ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। और इधर अपन लिख देंगे ये पर्यावरण को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं, क्योंकि पॉलीथीन नहीं आएंगे इसमें। इधर जो तीसरा बिंदु है वो क्या है? जिन मिट्टी पदार्थों को यदि अपन मिट्टी में दबा देंगे तो खाद्य प्राप्त कर लिया जाता है ना, या फिर इनको मिट्टी में दबाने से खाद्य प्राप्त हो जाता है और इनको मिट्टी में दबाने से मृदा प्रदूषित होती है। इनको दबाने से मृदा हो जाती है। चौथा बिंदु है उदाहरण के रूप में अपन यदि बात करें तो उदाहरण घरेलू अपशिष्ट, फल सब्जी, छिलके आदि। इधर उदाहरण में प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच की बोतलें आदि। समझ में आया क्या है जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर? तो ये आपके सामने, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा आपको आसानी से अपघटित नहीं होते, ये पर्यावरण को दूषित नहीं करते, ये करते हैं। इनको मिट्टी में दबाने से खाद्य प्राप्त होती है, इनको मिट्टी में दबाने से मृदा प्रदूषित हो जाती है। घरेलू अपशिष्ट, सब्जी के छिलके और यहाँ से प्लास्टिक, पॉलीथीन और कांच की बोतलें आती। तो ये मैंने आपको जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर बता दिया। चलिए अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आपके इसमें रह गए हैं, बस उन प्रश्नों को सोल्व करेंगे और आपका
अभ्यास खत्म हो गया है। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं, कुछ अजैव निम्नीकरणीय। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ये प्रश्न लिख लिया है नोट्स के द्वारा कि क्या कारण है कि कुछ पदार्थ तो जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय। देखिए, कुछ पदार्थों का मृतोपजीवियों या मृतजीवी अथवा अपघटक एवं जीवाणु के द्वारा पाचन हो जाता है। कुछ पदार्थों का मृतोपजीवियों या मृतजीवी या फिर अपघटक एवं जीवाणु के द्वारा क्या होगा, उसका पाचन हो जाएगा, इसलिए वे जटिल से सरल में अपघटित हो जाते हैं। यानी कि कुछ जीवों का क्या होगा, पाचन हो जाएगा। शुद्ध हिंदी में बात करें तो कुछ जीवियों का क्या होगा, पाचन हो जाएगा। पाचन किनके द्वारा होगा, तो मृत जीवियों के द्वारा हो जाए या फिर मृत जीवी के द्वारा हो जाए या फिर अपघटक और जीवाणु के द्वारा हो जाए। तो कुछ पदार्थों का मृतोपजीवी या मृत जीवी या फिर अपघटक एवं जीवाणु के द्वारा पाचन हो जाता है, इसलिए वे पदार्थ जटिल से सरल में अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात अपन क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय होते हैं। वो पदार्थ क्या होते हैं, जैव निम्नीकरणीय। लेकिन कुछ पदार्थों का अपघटन नहीं होता है, जिनका अपघटन हो जाएगा वो जैव निम्नीकरणीय होंगे, जिनका अपघटन नहीं होगा वो अजैव निम्नीकरणीय होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में अगला है इसी के नीचे वाला प्रश्न कि ऐसे दो तरीके समझाइए जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का पर्यावरण पर प्रभाव, अगर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा इतनी हो कि ये सूक्ष्म जीवी अपघटकों द्वारा विघटित किए जा सके तो पारिस्थितिक तंत्र को न केवल संतुलित रखते हैं परंतु ये उपयोगी सिद्ध होते हैं। मतलब कि इनकी मात्रा केवल इतनी ही रखे कि ये सूक्ष्म जीवी अपघटक द्वारा विघटित हो जाए, मतलब इन नष्ट हो जाए, तो भैया ये ना केवल ये पर्यावरण को संतुलित करेंगे बल्कि उनके लिए उपयोगी भी साबित होंगे। अगर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा इतनी अधिक हो गई कि वे सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित नहीं होंगे तो ऐसे में ये पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे। ठीक है भैया, ये हो गया। इसी के नीचे एक और प्रश्न है आपका कि ऐसे दो तरीके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन है ना ये। ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो ये पदार्थ कचरे की तरह एकत्रित होते रहते हैं तथा इनका प्रबंधन करना कठिन होता है तथा पर्यावरण प्रदूषण पैदा करते हैं। ठीक है, ये पदार्थ किसकी तरह होते हैं, कचरे की तरह होते हैं। इनका प्रबंधन करना कठिन होता है, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक स्थानांतरित होने के कारण इनका जैविक आवर्धन होता है। सिंपल है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाला कि अब क्वेश्चन आंसर बचे हैं, इनको अपन सोल्व कर रहे हैं। कितनी चीजें क्लियर है, यहाँ तक हो गया। ये इसका उत्तर रहेगा, थोड़ा छोटा करना पड़ा तभी आपको पूरा लिखा रहेगा। ये लो और ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद में एक क्वेश्चन और ये आपका है कि ओजोन क्या है ये तथा यहाँ किसी परितंत्र में किस प्रकार प्रभावित करती है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आ जाए तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कुछ इसका शेष यहाँ पर रह गया, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया पूरा, ये हो गया और ये यहाँ से। ठीक है भैया, अब देखिए अभ्यास के क्वेश्चन आंसर में पहले का आपको यहाँ पर ए सी और डी लगाना है, दूसरे में बी लगा देना क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ पर तीसरे का आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा, क्या होगा यदि हम कोशी स्तर के सभी जीवों को मार डालें, समाप्त करते हैं। प्रश्न ध्यान से पढ़िए फिर से कि क्या होगा यदि हम कोशी स्तर के सारे जीवों को मार डालें, समाप्त कर दें। तो यदि हम एक कोशी स्तर के सारे जीवों को मार डालेंगे, यदि हम एक कोशी स्तर के सारे जीवों को मार डालेंगे, ये कोशी स्तर है सारे के सारे, ये एक कोशी स्तर के, ये दूसरा हो गया, यहाँ से देखो इस घास, ये केकड़ा। अब इस सारे के सारे जीवों को मार डालेंगे तो ये जो मेंढक है ये अपने भोजन के लिए तरसेगा यानी प्रभावित होगा। हो सकता है ये भूखा मर के
मर जाए। अब जब ये मर जाएगा तो सांप कहाँ से भोजन खाएगा, सांप नहीं रहेगा तो ये कहाँ से आएगा। समझ में आ रहा है आपको थोड़ा सा। तो यदि हम एक पोषी स्तर के सारे जीवों को मार डालेंगे तो उसके ऊपर वाले पोषी स्तर के जीव पोषण के अभाव में धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। यदि हमने मार डाला तो उसके ऊपर वाला, अभी जो मैंने बताया है कि जैसे मेंढक के ऊपर सांप था, यदि मेंढक सारी की सारी मर गई तो फिर सांप जो है पोषण के अभाव में धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएगा तथा नीचे वाले पोषी स्तर में जीवों की संख्या अत्यधिक बढ़ती जाएगी। क्योंकि भैया यहाँ पर मेंढक समाप्त हुआ तो इसमें तो भोजन के लिए कमी हुई तो ये ऑटोमेटिकली मर गया। अब साहब कीट, ये जो कीट है अभी ये तो बढ़ता रहेगा क्योंकि इसको खाने वाला था मेंढक। सही मारा बात। तो ऊपर वाले का तो क्या होगा ऊपर वाला तो वो क्या होगा, पोषण के आधार अभाव यानी कमी में धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और नीचे वाले की संख्या बढ़ती रहेगी या फिर उनमें जीवन संघर्ष होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इतना से याद कर लेना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन है आपके अभ्यास का, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है पर बच्चों जब भी मैंने बता दिया है ना, ये हो गया है। इसके बाद में अगला वीडियो जो जैविक आवर्धन वाला है, ये इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं। ये प्रश्न अधिकतर पूछे नहीं जाते बेटा एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, लेकिन फिर भी कर लेना, ये कर लेना आपको ये, ठीक है। वैसे जो मैंने अंदर वाली चीजें बताया ना उसमें से आपका फंस जाता है एग्जाम में, है ना। हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका ये है 8वां, हो गया। 8वें के बाद में आपका ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां, ओजोन परत वाला। तो ये मैंने आपके सारे के सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। तो ये आपका अध्याय जो था 13 था, ठीक है। पूरा मैंने अच्छे से सोल्व कराने का प्रयास किया है, ठीक है। आशा भी करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। थोड़ा बहुत इक्का दुक्का मैंने थोड़ी जल्दबाजी इसलिए कर दी कि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा बन रहा था, इसलिए मैंने अंत में क्या करा फिर जरा जल्दी जल्दी बता दिया। यदि आप कहोगे तो सेपरेट वीडियो में अलग अलग में सॉल्यूशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना दूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पहली बार चैनल पर होगे ना तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी सारे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।